चलिए हिंदी साहित्य में हमने एक कहानी इसके बारे में डिस्कस की थी, बड़े घर की बेटी। ठीक है, वो प्रेमचंद की कहानी थी और वो 1911 में आई थी। और ये नेक्स्ट कहानी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बूढ़ी काकी। ये कब आई है? ये आई है 1921 में, तो 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद ये कहानी आई। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रेमचंद जब स्टार्टिंग में लिख रहे थे तो उनकी कहानी ज़्यादातर आदर्शवादी थी। आदर्शवादी मतलब अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। ये जो समाज में जो चल रहा था उस नैतिकता को ध्यान में रख करके उन्होंने लिखा, मतलब इस तरह की चीज जो कि गलत ना हो। और हर इंसान जब भी कोई काम करता है तो आप देखेंगे समाज में भी कि हमेशा हर कोई जब भी शुरू करता है तो वो अच्छाई से ही शुरू करेगा, है ना, अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे काम से, इससे शुरू करेगा। लेकिन धीरे धीरे उसमें जो परिवर्तन आता है वही परिवर्तन प्रेमचंद के अंदर भी आया। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब आदर्शवादी, धीरे धीरे क्या होते हैं यथार्थवादी में आते हैं, व्यवहारिक रूप में आते हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं बूढ़ी काकी। 1921 में कहानी है, ठीक है ना। देखिए, जीवन का ना एक सबसे कड़वा सच है जिस पे प्रेमचंद जी ने मतलब ध्यान दिया था और उस कड़वा सच पर प्रहार भी किया। जैसे कि हर इंसान, हर किसी की जिंदगी में पहले क्या होता है, हर कोई बच्चा होता है, ठीक है ना, बच्चे के रूप में होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं, क्या हो जाते हैं, युवा। ठीक है, फिर ढलान आता है, ढलान आने के बाद क्या आता है, तो वृद्धावस्था। ये जीवन का एक चक्र है। इसके बाद इसके बीच का जो गैप होता है ये पता नहीं चलता कि इसके बीच क्या हो, क्योंकि ऐसा आदमी मर जाता है वृद्धावस्था के बाद और फिर बच्चे बनता है नहीं बनता वो बात अलग है। लेकिन इस यहाँ जो दिखाई देता है हम लोगों को वो ये यहाँ तक है कि बच्चे, बच्चे से युवा, युवा से वृद्धावस्था। ठीक है, अब थोड़ी सी हम जो है स्टोरी को समझते हैं। बूढ़ी काकी हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे तरुण होकर के मतलब चले गए दुनिया से। ये प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया है इस स्टोरी में, इस कहानी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि भतीजा है इनके। भतीजा कौन है? इनका नाम बुद्धिराम। इनका नाम क्या है? बुद्धिराम। और इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है रूपा। बुद्धिराम, इनकी पत्नी है रूपा, जिनसे कि 2-3 बच्चे हैं, जिनमें कि एक लाडली है जिसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल है। और एक है सुखराम, ये बुद्धिराम के ही, बुद्धिराम और रूपा के ही बेटे हैं। ठीक है, देखिए बूढ़ी काकी क्या है, वृद्धावस्था में है। और उसके बाद वृद्धावस्था के बारे में प्रेमचंद बड़े बखूबी लिखते हैं कि वृद्धावस्था में बूढ़ी दादी हैं, ये बूढ़ी काकी हैं और इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल पेट भर भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पेट भर भोजन चाहिए, खाने के नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ जाना, या बच्चों की तरफ भी है। मैंने देखा ना, ये लगभग यहाँ पर जो कंडीशन देखेंगे आप, बच्चे और वृद्धावस्था मतलब वृद्ध के जो बिहेवियर है, व्यवहार, दोनों में लगभग सिमिलरिटी आ जाती है, लगभग सेम आ जाती है। बच्चों जैसे कहते नहीं, वृद्ध जो होते हैं बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे बच्चों की तरह रोने लगना। बूढ़ी काकी जब कोई चीज नहीं मिलता था चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देते थे बच्चों की तरह, जैसे कि कोई चीज खाने के लिए इनका और कोई मतलब, क्योंकि वृद्धावस्था है, जीवन के सभी इच्छाएं इनके पास अब नहीं है, अब केवल एक ही इच्छा रह गई, वही पेट की इच्छा, कोई अच्छा भोजन खिला दे कोई, इस तरह कंडीशन है वो किसकी, बूढ़ी काकी की। देखिए यहाँ पर जो प्रेमचंद जी बताते हैं कि बूढ़ी काकी में जो ये बच्चों वाली बिहेवियर है बूढ़ी काकी की, ये जो कि इस अवस्था में आकर के इनको भूख के लिए या खाने के लिए तक सीमित कर दी है, ये कहीं कहीं एक सामाजिक विडंबना की देन है। जैसे कि बूढ़ी काकी ने इनके पुत्र नहीं होने की वजह से, बच्चे नहीं होने की वजह से इन्होंने सारी संपत्ति किसको दे दी? बुद्धिराम और रूपा को दे दी। अब जब भाई तो संपत्ति लेना था तब तो बुद्धिराम और रूपा बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े काम जो है ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे वैसे कपड़े हर कोई करता है। और ये देखिए स्टोरी को सुनते समय आज आप इसकी प्रासंगिकता भी देखिए कि आज क्या ये प्रासंगिक है कि नहीं है आज के समाज में। आज के समाज में प्रासंगिक होना जरूरी है। तो जरूरी का मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना किसी भी चीज को, कोई स्टोरी, हम अब बच्चे नहीं है कि मन बहलाने के लिए कहानी सुनाइए,
मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, जिंदगी में मम्मी कहानी सुनाए, माँ कहानी सुनाए, पापा कहानी सुनाए, उस तरह नहीं है। हम हिंदी साहित्य की कहानी पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य। हालांकि हम लोग बचपन में सुने थे, बचपन हम लोग यही सुने थे कि कोई हमको आया बता दिया बूढ़ी काकी ऐसे, बूढ़ी काकी ऐसा, बूढ़ी काकी के ऐसा व्यवहार था, वैसा व्यवहार था, इस तरह था ना। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं, अब हम लोग एक यूपीएससी के लेवल की चीज पढ़ रहे हैं। यूपीएससी के लेवल की मतलब क्या कि हम यहाँ पर थिंकिंग डेवलप करेंगे, हम इस पे एनालिसिस करेंगे, सभी चरित्र के बारे में एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप एक जिम्मेदार की तरह सोच रहे हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी चलो ठीक है मन में आ रहा हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो अब बूढ़ी काकी के पास ऐसी स्थिति आ गई कि इनके पास संपत्ति कुछ है नहीं, बच्चे भतीजे लोग ले लिए, और भतीजे लोग क्या किए, अब इनके साथ जो है थोड़ा सा मतलब मिसबिहेव तो नहीं दिखाया गया, बस ये है कि शरारत दिखाया गया, मिसबिहेव कह सकते हैं कि जैसे मान अभी स्टोरी आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह का मिसबिहेव, आप खुद उसको तय करिए, वो मिसबिहेव था, परिस्थिति थी, या फिर कुछ और था, बदले की भावना थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुद्धिराम और रूपा ये सोच रहे होंगे जल्दी से मर जाए बूढ़ी, क्या ऐसा सोच रहे हैं क्या जल्दी से चली जाए और उसके बाद पूरी संपत्ति अपनी है। हालांकि संपत्ति तो लिखा ही लिए है, इनके नाम तो हो ही गई है, तो इसमें ये चीज की समस्या नहीं है इनको। ठीक है, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सुखराम इनके बेटा है, ये जो सुखराम है इनका क्या होने वाला है, तिलक। ये ध्यान दीजिएगा, क्या होने वाला है, तिलक होने वाला है, और एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया जाता है। तो वही बूढ़ी दादी का अपना एक ही उद्देश्य कि तिलक हो, तिलक का भोज है, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छी चीज। भाई ऐसा तो है ना कि ऐसा दिखाया गया है, प्रेमचंद जी ऐसा कहते हैं कि इनको बस केवल खाने के लिए चाहिए अच्छी अच्छी, जैसे कि भोज का शुरुआत हुआ तो बूढ़ी काकी के मन में ख्याली पुलाव आने लगे। मतलब ख्याली का पुलाव क्या मतलब कि आज अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, कचौड़ियाँ मिलेंगी, पूड़ी मिलेगी, खीर मिलेगी, वो एक सौंदर्य है। ये प्रेमचंद का एक जो है लेखनी की कला है ना, लेखन शैली है। वो जब लिखते हैं तो मतलब चीजों कितनी बारीकी से, कितना अच्छे से उसको जो तराशते हैं कि बूढ़ी काकी को ऐसा लगा वैसा लगा। पर जानते क्या हुआ कि बूढ़ी काकी ऐसा सोचती ही थी। अब तिलक हो और तिलक का भोज चल रहा, ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टोरी को जो है बताते हैं। तिलक का भोज चल रहा है, अब बूढ़ी काकी के मन में ये आ रहा है हमको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, लोग आए होंगे, अच्छी अच्छी चीजें बनी होंगी, जैसा होता ना कि इमेजिनेशन कि तेल से पूड़ियाँ निकल रही होगी और कचौड़ियाँ निकल रही होगी, वाह क्या सुगंध, क्या अजवाइन वगैरह, मतलब ये सब तक लिखे हैं प्रेमचंद जी, ये सब तक लिखे हैं कि अजवाइन की खुशबू आ रही होगी, वाह वाह वाह, खीर की क्या स्वाद होगा, मिलाकर खाऊंगी, क्या गजब का मतलब। लेकिन हमको कौन पूछने वाला है ना, खुद बुढ़ी काकी सोच रही है कि हमको कौन पूछने वाला है, हमको लग रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपने में बिजी हैं, इस दुनिया में सब खा ले रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है कुछ ये वो, ऐसे मतलब इनके दिमाग में जो है कल्पना चल रही होती है। और कल्पना चलते चलते ये बूढ़ी काकी जो है अपने घर से, एक घर में बैठी रहती है ना, तो अपने घर से कहाँ पहुंच जाती हैं, महफिल पहुंच जाती हैं। अब जब महफिल पहुंच जाती हैं तो अब बड़ा मतलब कि अजीब लगता है इनको। दो चीजें हैं, एक स्टोरी की जो पॉइंट है इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बार रूपा इनको लताड़ देती हैं बूढ़ी काकी को, और एक बार बुद्धिराम। दो दो कंडीशन होती है। हालांकि जब आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे तो एक प्रेमचंद की एक कहानी ये है और एक कहानी परीश्वरनाथ रेणु की है, वो चीफ की दावत है ना। चीफ की दावत में भी ऐसा ही कुछ सीन है, अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा आपको पता होगा। चीफ की दावत में भी जो एक महिला को मतलब महिला नहीं, मतलब कि माँ थी, वो बूढ़ी थी, तो उनको भी जो है घर के अंदर बैठा दिया जाता है ताकि जो है आप न ऐसा करें कि आप जागते रहे, सोए मत, तो आपके खर्राटे से जो है हमारी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे बताइए घर में कोई सो रहा है, कोई मैनर नहीं, इस तरह की चीजें दिखावा वाली थी। यहाँ पर भी ये यही चाहते हैं बुद्धिराम और रूपा कि जो है ये बूढ़ी बार बार आती रहती है, ये जो है। अब जैसे यहाँ पर जब आ जाती है भोज में एक बार है ना, तो इतना मतलब कि बोल देती है कि रूपा ऐसे शब्द को प्रयोग करती है
कि पता नहीं क्या तुम्हारे जो पेट में आग लगी रहती है, मतलब कि खाने के लिए तुम परेशान रहते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम जो भूखे मर रही हो, इस तरह के बिहेवियर करती है। तो बूढ़ी काकी को थोड़ा सा चुभता है कि बताइए मतलब कि हमको कोई इस तरह बिहेव कर, डरती है बच्चों की तरह। एक बार होता है ना, इनकी इच्छा भी होती है, जैसे जब एक बार ये बाहर निकलने को होती है तो दूसरे बार की जो उनको सबसे पहले क्या होता है, रूपा इनको प्रताड़ित कर दी होती है ना। रूपा पहले बार डांट चुकी होती है, फिर दूसरी बार जब जाने का सोचती है बूढ़ी काकी, तो ये जो बुद्धिराम है ये जाते हैं महल से घसीट करके लेके आते हैं, फिर उसके बाद घर में फिर उसे रख देते हैं कि जो है कि इज्जत नाम की चीज नहीं है, ये इतना जो है बेइज्जती करा रही है ना। इस तरह के माइंडसेट से बूढ़ी काकी का अपमान होता है। तो इनकी एक मतलब कि ये जो लाडली है, लाडली लाडली क्या है, बूढ़ी काकी की बहुत करीब रहती है। ये जो बुद्धिराम और रूपा की बेटी है लाडली, ये बहुत करीब रहती है, इसको अच्छा लगता है। अब ये वही चीज देखिए, बच्चे और वृद्धावस्था का मेल होता है ऐसा, इसलिए भारतीय समाज में जब आप देखेंगे तो इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको दादा दादी के साथ जरूर खेलना चाहिए, खेल देना चाहिए उनको, उनके साथ टाइम जरूर, क्योंकि ना बूढ़े लोग क्या होते हैं ना, बच्चों में अपना बचपन देखते हैं, उनके पास वो कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कोई 70 साल की एज में है, 60 साल की एज में है और वो ये उसको उम्मीद कर रहा हूँ मैं जाऊंगा माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखता बुढ़ापे में। बुढ़ापे में ऐसा भी कोई ख्वाब नहीं देखता कि जो है मैं चलूंगा, जो है गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा, ये जो है कुछ कर दूंगा। ऐसा चमत्कार नहीं करने की इच्छा होती है बुढ़ापे में, है ना। बुढ़ापे में केवल क्या इच्छा होती है कि जब व्यक्ति किसी बच्चे को देखता है ना, तो उसके अंदर एक बचपना याद आता है, और बुढ़ापे में जो स्मृतियां होती हैं वो बड़ी मायने रखती हैं। आप जिंदगी, इसलिए कहा था ना कर्म अच्छे करिए। अब देखिए हमारा क्या, हम लोग यूपीएससी के लेवल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि ठीक है मजा आ रहा है, मजा ही केवल नहीं करना, हमको मजे के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक या एक जिम्मेदार के पद पर जाने के लिए इस चीज को सोच रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल मैसेज नहीं डाला गया कि चलो ठीक है डाल दिए मजे लेते रहो, मजे लेने के केवल नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं। और खासतौर से हम लोग क्या है, हम लोग इसी से जो स्टोरी है, जो कहानी है, यहीं से हम निबंध के भी पॉइंट निकालेंगे, यहीं से हम जो है इथिक्स के भी कुछ पॉइंट निकालेंगे और उसमें जो है अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, जो हम कहना चाहते हैं और यहाँ से 2-1 पॉइंट निकाल लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो समाज का जो स्थिति है, सामाजिक विडंबना बेसिक क्या है, 1921 के समाज का ही तो ये वर्णन है। प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से आपकी जो आप एक पढ़ते होंगे सिलेबस में कि भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, तो वो भी तो इसी का पार्ट है ना, बस ये 1921 का है। अब ये नहीं मतलब 1921 का है तो अब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, नहीं। हालांकि यूपीएससी आपसे पूछेगा ये क्या वर्तमान में बूढ़ी काकी की कोई प्रासंगिकता है। अब जब आप ये बात कह पाएंगे कि भारतीय समाज पहले कैसे था अब कैसे है, तभी तो आप ये कहेंगे ना कि बूढ़ी काकी वर्तमान में भी इन पैरामीटर में भी क्या है, प्रासंगिक है। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि 100 साल में भारतीय समाज अब एकदम उलट गया है और जो 1921 का समाज था वो एकदम अलग हो गया, नहीं। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे अब आपको खुद दिख रहा होगा कि बताइए बुद्धिराम और रूपा जो है, जो बूढ़ी काकी की संपत्ति लिए और आज उन्हीं की वजह से, जिसके घर में प्रेमचंद ने इस बात को लिखा भी कहानी में कि बूढ़ी काकी की संपत्ति की वजह से इनके पास 200 रुपए आते महीने के, ये बड़े शान से घूमते हैं, इन्हीं की संपत्ति लेकर के शान से घूमते हैं, इन्हीं की संपत्ति लेकर के ये जो है अब बताइए कि दुनिया में मतलब समाज में एक स्थिति बनाए हुए हैं और इन्हीं को मतलब खाने के लिए ये लोग मतलब इस तरह माहौल बना रहे हैं कि मतलब कि खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जब 2 बार बूढ़ी काकी डांट खा चुकी, एक बार रूपा से एक बार बुद्धिराम से, तो अब क्या है ना, कोई स्टेप लेने में डरती है, अब सोचती है ना कि हम ऐसा करें वैसा करें। 2 बार जब ऐसा होता है तो कहानी अब आगे जब बढ़ाएं तो कहानी क्या होती है, बूढ़ी काकी क्या होती है कि इंतजार करती रह जाती है कि हमको खाना मिलेगा, अभी आएंगे हमको खाना देने के लिए। लेकिन फिर सोचती है कि यहाँ तो रोज खाना ही सही से नहीं मिलता, कौन पूरी खाए, कौन पूरी का ख्वाब देखे, कौन कचौड़ी का ख्वाब देखे। बूढ़ी काकी सोचती है, ये बात कहाँ से दिमाग में आ रहा है। सोचिए कि बूढ़ी काकी क्या ये बात नहीं आ रहा होगा कि मेरी संपत्ति ही लेकर आज ये दोनों लोग राजा बने हैं और आज हम ही को ये सोचना पड़ रहा है कि हमको पूरी कचौड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। बूढ़ी काकी को क्या ये बात को एहसास नहीं हो रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ वही चीज, विश्लेषण करिए
कहानी पढ़िए वो बात अलग है, लेकिन आप थोड़ा सामाजिक स्तर से भी उसको जो है परखने का प्रयास करिए। आप वर्तमान समाज, अभी आप ग्रामीण समाज में तनिक भी मतलब गए होंगे, कहीं पर भी देखे होंगे, और वहां पर भी आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति आज भी पाई जाती है। भारत बहुत बड़ा, बहुत विविधताओं का देश है, पता ही आपको। अलग अलग समाज के लोग रहते हैं भारत में, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि जो कि बस संपत्ति मिल जाए, पैसा मिल जाए, जमीन मिल जाए, उसके बाद ठीक है जैसे रहो। तो कभी अगर आप अपने स्तर सोचें, क्या बूढ़ी काकी को इस बात का अफसोस नहीं हो रहा होगा? प्रेमचंद्र ने तो अपनी स्टोरी को बनाने के लिए लिखा, लेकिन क्या बूढ़ी काकी के स्तर पर आप देखेंगे तो इनको एहसास नहीं हो रहा होगा कि हमारी संपत्ति लेकर के राजा बन गए? अगर हमारी संपत्ति हमारे पास होती, आज हमारी गुलामी करते सब, लेकिन अब संपत्ति लिख दी, अब क्या करे वो? तो बूढ़ी काकी इस बात को लेकर कहती है कि कौन जो है इनसे कहे, कौन फिर जो है वो निकलती है, पकुस पकुस रह जाती है कोठरी में, जो अगर रूम में रहती है वो वहीं पर पकुस पकुस करके रह जाती है। इच्छाएं बहुत होती हैं बाहर फिर से निकले, 2 बार तो झेल चुकी है, 2 बार तो, एक बार रूपा, एक बार बुद्धिराम तो डांट चुके हैं, लेकिन अब तीसरी बार उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन उसको भूख बहुत तेज लगी हुई है। एक तरफ खाने का स्वाद उसको परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ उसका पेट उसका परेशान कर रहा है। ठीक है, जब आप एनालिसिस करेंगे फिर स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो अब इसकी बूढ़ी काकी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाऊं महफिल में। होता क्या है कि सब लोग खाना खा के चले जाते हैं, किसी को बूढ़ी काकी का ख्याल नहीं आता है। कौन ख्याल रखे? सब बिजी थे, बहुत बिजी थे। रूपा भी बिजी थी, बुद्धिराम भी बिजी थे। जो लोग आए सब खा पी कर चले गए, और बूढ़ी काकी एक रूम में बैठ के इंतजार कर रही है, क्या पता अब कोई आए, क्या पता अब कोई आए, कोई तो बुला ले, कहीं ऐसा तो नहीं खत्म हो गया। पता ना, हर किसी को ये सब मनोस्थिति है। मनोस्थिति, आप बूढ़ी काकी की मनोस्थिति समझिए बस, कि 2 बार जिसको डांटा जा चुका है, अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही निकलने के लिए, लेकिन अंदर से परेशान है। बच्चों की तरह, उम्र भले ही बुढ़ापे का है, लेकिन बिहेवियर, सोच, इच्छा, ये सब बच्चों की तरह है। तो रात हो चुकी होती है, लेकिन ये जो रूपा है, सॉरी ये जो लाडली है, इनकी बेटी बुद्धिराम और रूपा की, इसको याद आता है, ओ दादी कुछ खाई कि नहीं खाई, है ना। तो ये अपने हिस्से जो रखी होती है लाडली, पूरी कचौड़ी जो भी रखी होती है, लेके जाती है बूढ़ी काकी के पास रात में। तो लेके जाती है, बूढ़ी काकी पूरी कचौड़ी थोड़ी खाती है। अब जो खाती है बूढ़ी काकी बूढ़ी कचौड़ी, तो इनको क्या होता है ना, बूढ़ी काकी अंदर कहता ना कि जब एक कहावत आपने सुना होगा कि भूख खूब तेज लगी हो, थोड़ा सा खाने को मिल जाए ना, भूख और बढ़ जाती है। तो बूढ़ी काकी का ऐसा ही हुआ, जैसे इन्होंने पूरी कचौड़ी थोड़ा सा खाया, इनकी भूख और बढ़ गई, अब और व्याकुलता आ गई, बहुत परेशानी हो गई। अब करे तो क्या करे, पेट नहीं भरा, क्योंकि लाडली का हिस्सा था ना, तो लाडली के हिस्से में कितना आएगा, और वो अपना हिस्सा लेके गई। कितना गजब का सीन प्रेमचंद लिखते हैं इसमें, जब आप पढ़ेंगे स्टोरी को, कि लाडली लेके जाती है, बोली है दादी मैं तुम्हारे लिए पूरी कचौड़ी लेके आई हूँ। दादी बोलती है, दादी टटोलती अंधेरे में, कहाँ पर दोनों हाथ से, कहाँ। फिर उसके बाद जो दादी मिलता, अच्छा, जैसे ही पकड़ती है एकदम बच्चों की तरह टूट पड़ती है, बहुत दिनों खाया पिया ऐसा लग रहा है। कौन? बूढ़ी काकी। वही बूढ़ी काकी जिसकी संपत्ति की बदौलत घर में 200 रुपए आते हैं। ये जो भोज आयोजित किया गया वो इन्हीं के पैसे किया गया। वो जो इतने मेहमान आकर के सैकड़ों हजारों लोग खाकर गए, वो इन्हीं के पैसों की देन थी। लेकिन आज वही बूढ़ी काकी रात में जो है लाडली के द्वारा लेके जाया गया जो पूरी कचौड़ी थी, उसको टटोल रही अंधेरे में, मिल जाए थोड़ा सा खा ले। और जब खाती है उसकी भूख और बढ़ जाती है, और जब भूख बढ़ जाती है तो वो और व्याकुल हो जाती है। अब कर्ज क्या करे, तो लाडली से बोलती है, लाडली एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे वहां लेके चलो जहां पर लोग खाना खा रहे थे। एक विडंबना देखिए समाज की, आप उस मन स्थिति को समझिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी कमा करके एक बड़ी संपत्ति बनाई होगी। आज वो लाडली से कह रही है मुझे वहां लेके चलो जहां पर लोगों ने खाया था। और फिर जब लाडली लेके जाती है तो ये बूढ़ी काकी वहां पर जाकर के जूठे पत्थर होते जो वहां पर रखे होते हैं, वहां से जाकर के पूरी कचौड़ी निकालती है
पूरी कचौड़ी खाती है, जूठे जूठे, सोचिए जूठे खा रही है। जब अच्छा सोचिए ना, अगर मैं ये बता रहा हूँ एक टीचर के बतौर एक टीचर है, क्या क्या कहिए, एक एक्सप्लेनर, जो भी समझिए, प्रेमचंद को कैसा लग रहा होगा? कुछ तो एहसास हो रहा होगा ना उनको भी, ये कहानी कब लिखी गई होगी, कब नहीं लिखी गई होगी। ये बात अलग है कि दिन में लिखी गई, रात में लिखी गई, ये तो पता ही है, लेकिन ये नहीं पता है ना कि दिन में लिखे थे, रात में लिखे थे। अक्सर ऐसी कहानियां ऐसे जगह पर लिखी गई होगी जहां पर कोई नहीं होगा, जहां पर कोई नहीं होने का मतलब कि जो लेखक की वेदना है, ताकि वो जब छलके आंसुओं के रूप में, ताकि जब वो छलके दर्द के रूप में, कोई देख ना पाए, क्योंकि उसको समाज में रिप्रेजेंट करना होता है। जब लेखक या कवि बार बार रोता है और लिखता है, तब जाकर समाज उसको पढ़ करके इमोशनल होता है, तब समाज उसको पढ़ करके एहसास करता है, तब जाकर उसके आंखों में आंसू आता है। किसी के आंखों में आंसू एक बार लाने के लिए कवि और कहानीकार को कई बार रोना पड़ता है, उसको फिर गढ़ता है, एक ये शब्द यहां रखिए, ये शब्द यहां रखिए, ये शब्द यहां रखिए। तो प्रेमचंद को भी इस समाज का एहसास तो हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं तो देखा होगा प्रेमचंद ने, बिना देखे ऐसा तो है नहीं कि इमेजिनेशन में सब चीजें घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी होती है, चाहे लेखक हो या कवि हो, कि उनकी कहानी लोग देखें, लोग उनकी कहानी चले समाज में, उनकी कहानी जो है थोड़ा सा पहुंचे लोगों तक। वो चाहता है मतलब फेमस होना चाहता है, पॉपुलैरिटी चाहता है, तो क्या करता है, वो ऐसी चीज लिखना चाहता है जो कि रियल में समाज को रिलेट करे। तो प्रेमचंद कहीं से रिलेट किया होगा। तो बूढ़ी काकी वहां पर जाती है, जूठे कचौड़ी खा रही है, जूठे पूड़िया खा रही है, खीर खा रही है, आह क्या स्वाद है। सोचिए जब मतलब उस विडंबना को ये क्या समझेंगे बुद्धिराम और रूपा, क्योंकि इन्हें तो आसानी से मिल गया। अचानक से रात में रूपा का नींद खुलता है, देखती है उसके चारों तरफ तो लाडली नहीं है। तब रूपा को जो है एहसास होता है लाडली गई कहाँ। लाडली को ढूंढती है, लाडली को ढूंढते ढूंढते जाती है, देखती है कि लाडली जो है बूढ़ी काकी के पास खड़ी हुई है, और बूढ़ी काकी जूठे बर्तनों से पूड़ियां निकाल निकाल, कचौड़ी निकाल खा रही है, और कह रही है कि वाह क्या मतलब, क्या स्वाद है। तब जाकर के यहाँ प्रेमचंद की जो हकीकत है कि प्रेमचंद अब यहाँ पर आदर्शवादी विचारधारा में आ जाते हैं। हालांकि स्टोरी पूरी आदर्शवादी विचारधारा पे है ही उनकी, तो वहां पर जो है, क्योंकि हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं प्रेमचंद, अपनी कहानियों से हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वहां पर रूपा का हृदय पिघल गया, वहां पर रूपा का हृदय पिघल गया। और फिर रूपा जो है, जो उसके पास थोड़े बड़े बचे खुचे थे लेके आती है, उसको डर होता है अपने कर्मों से इंसान को। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने इस बात का स्पष्ट किया, प्रेमचंद जी ने, कि रूपा को इस बात का एहसास उसने गलत किया, रूपा को इस बात का एहसास कराया प्रेमचंद जी ने, ये गलती हुई उनसे, या उन्होंने चाहे जान करके चाहे अनजान में की, लेकिन ये गलती हुई उनसे। अब उनको इस बात का डर था। वहां पर प्रेमचंद जी ने कर्म के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। प्रेमचंद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर रूपा को इस बात का भय हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि इस कर्म का सजा मेरे बच्चों को मिले। और रूपा फिर चिल्लाती है, परेशान होती है, ऊपर भगवान से मनाती है, भगवान मेरे परिवार के किसी सदस्य को ऐसी सजा मत दीजिएगा, मेरी इस गलती की सजा कोई मत दीजिएगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। और कहानी को यहीं पर प्रेमचंद जी है समाप्त करते हैं कि रूपा को ये एहसास हुआ, रूपा भगवान से मनाती है, ऐसी गलती बहुत बड़ी गलती हुई, ऐसी गलती नहीं होगी फिर कभी। और फिर वहां पर जो है बताते हैं कि बूढ़ी दादी, बूढ़ी काकी सुकून से खाना खाती है, उसको ऐसा लगता है अब वो स्वर्ग में जी रही हो। और उस सब सारे बच्चों की तरह, जैसे होता है कि कोई अच्छी चीज पा जाओ, भूल जाते हैं बच्चे, है ना, कितने परेशान है, उनको कुछ अच्छी चीज दे दो खुश। तो बूढ़ी काकी इसी में खुश हो जाती है। बूढ़ी काकी का ये प्रेमचंद जी ने नहीं कहा कि बूढ़ी काकी अब श्राप दे रही है, प्रेमचंद जी ने ये नहीं बताया कि बूढ़ी काकी गुस्सा है, प्रेमचंद जी ने ये नहीं कहा कि अंत में कि बूढ़ी काकी को श्राप दे देना चाहिए, तूने जैसे मेरे साथ कर रहे तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे। प्रेमचंद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रेमचंद ने बस ये दिखाया कि अंत में ये रूपा की जो बिहेवियर था, जो मनोभाव था, जो सोच थी, वो बदल गई।
प्रेमचंद जी का ये रिप्रेजेंटेशन है कहानी में। तो बूढ़ी काकी का जो एक स्तर है कहानी को, अगर आप आज के प्रासंगिक स्थिति में देखेंगे आपको एक चीज नजर आएगा। आप अगर थोड़ा सा रिलेट करिए, अब ऐसा नहीं बच्चों को चलो ठीक कहानी मजा आ गया सुन करके। वृद्धावस्था किसका उदाहरण है? वृद्धावस्था जो वृद्धाश्रम बन रहा है किसका उदाहरण है? वृद्धाश्रम। सोचिए उनके बच्चे होंगे ना, वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। रूप बदला है, बस जो चीज घर में हो रही थी पहले, आज वो बाहर हो रही है, अंतर इतना ही है। आप भी इस चीज को रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घर में क्या, घर में परेशान होती थी, अब उस परेशानी को खत्म करने के लिए लोगों ने वृद्धाश्रम बना लिया। लेकिन सच यही है कि जिन्होंने पाला पोषा, जिनकी संपत्ति आपने ली, जिसने आपको वक्त दिया, जिसने आपको इमोशन दिया, जिसने आपको सब कुछ दिया, आपने उसी को घर से बाहर निकाला। पहले क्या होता था कि जिसने आपको यहां पर इस कहानी क्या दिख रहा है कि जिसने आपको संपत्ति दी, जिसने आपको जो है अपने पूरा कमाई दे दी कि चलो ठीक है तुम लोग जियो खाओ, आपने उसी को पूरी और सब्जी के लिए मतलब खीर के लिए तरसा दिया। बस अंतर ये का वो घर में ही है, एहसास होगा। इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पे नहीं दिखाया गया है ना, कि मतलब कि इमोशनल रूप से दूर हो जाए, चलो ठीक है देख एक दूसरे देख भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे को समझ भी नहीं रहे, नहीं ये है यहाँ पर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो फाइनेंशियल के साथ साथ आप जो है कहिए कि आर्थिक के साथ साथ अब जो है सामाजिक रूप से या मतलब शारीरिक रूप से भी अलग कर लेते हैं लोग की, ताकि न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे बूढ़े लोग घर में, और न ही हमारे घर में समस्या आएगी। ये इस तरह से और वृद्धा आश्रम का जो है शुरुआत होने लगी। अब आप खुद इस बात को तय करिएगा सोच करके, इस कहानी को पढ़ करके, प्रेमचंद जी जो 1921 में सोच रहे थे और जो आज आप इस कहानी को पढ़ करके सोच रहे हैं, क्या प्रासंगिक है आज के समय में? क्या तार्किक है वृद्धाश्रम? क्या सही है या गलत है? ये अपना अपना विश्लेषण। देखिए इथिक्स में क्या होता है, इथिक्स में यही होता है कि आपको पूरी कहानी समझा दी गई है, अब आप खुद से तय करिए कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। इस पूरे कैरेक्टर में, इस पूरी कहानी में आप बताइए गलती कहां पर है, गलती किसकी रही है? क्या बूढ़ी काकी की गलती हुई है कि इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी अपने भतीजे को, या गलती रूपा और बुद्धिराम की है, संपत्ति लेकर के जो वादे किए उन्होंने वादे नहीं निभाए? क्या लाडली की क्या स्थिति रही है? आप ये भी अगर सोच पाए, सुखराम का तो कोई रोल ही नहीं है, सुखराम बस तिलक हुआ है, सुखराम क्या भाई तिलक, कोई चर्चा ही नहीं की है, चर्चा केवल है बुद्धिराम, रूपा और बूढ़ी काकी की बस। और एक कौन है? लाडली की। तो आपको इस कैरेक्टर में, इस पूरे मतलब कहानी में किसके कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? कि मतलब बूढ़ी काकी कैरेक्टर क्या मतलब, ये तो इनको तो इमोशनल की रखा ही गया है प्रेमचंद जी ने, इनको इसलिए रखा ही। एक आप जो है एक समाज का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, एक जिंदगी की अंतिम अवस्था। आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जिंदगी की एक अंतिम अवस्था में है, ये प्रारंभिक अवस्था में है, और ये मध्यम अवस्था, जिससे मैंने आपको बताया, ये बच्चे, युवा और वृद्धावस्था ना। ये यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि बच्चे कौन है? लाडली। युवावस्था में कौन है? बुद्धिराम और रूपा। और वृद्धावस्था में कौन है? बूढ़ी काकी। यहां पर जो आपको इमोशनल मैच दिख रहा होगा लाडली का और बूढ़ी काकी का, ये दोनों के बीच। और युवावस्था जो चरम पर होता है तो ज्यादा प्रैक्टिकल होने लगता है ना, ज्यादा प्रैक्टिकल होने लगता है कि चलो ठीक है आर्थिक रूप से मैं ऐसा सोचता हूँ वैसा सोचता हूँ, डिसीजन बना लेते हैं लोगों। तो यहाँ पर आप वर्तमान समाज के, यहाँ पर आपके पास केवल ऑप्शनल की ये सब्जेक्ट नहीं कि मतलब कि आपने कहानी पढ़ लिया, आपके पास सामाजिक न्याय की भी स्थिति है, आपके पास भारतीय समाज की भी स्थिति है, आपके पास एक इथिक्स की, नैतिकता की जो आपको पेपर फोर्थ में है, पेपर फोर्थ में, वहां पर भी एक स्थिति है कि आप बूढ़ी काकी में जो कहानी है इसमें किस पक्ष को ले रहे हैं, या मतलब आप किस तरफ झुक रहे हैं, झुकाव किधर हो रहा है आपका, है ना, किसको आप सही मान रहे हैं, और तर्क भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है ये सही है गलत है, मुझे बहुत रोना आ गया, नहीं रोना नहीं, वो अलग चीज है। आपके तर्क क्या है किसी के पक्ष को लेने के लिए?
ठीक है, तो उम्मीद है कि एक स्टोरी समझ में आई होगी बूढ़ी काकी। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए कौन सी कहानी लेके आते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है।